अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे हमारे रिएक्शन से रिलेटेड है, और रिएक्शंस को स्लाइड्स पे अंडरस्टैंड करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि हम लोगों का जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन रह गया है, हम लोग उसको जैसे ही हमारे कॉलेजेस दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे। 4 चैप्टर्स हमारे रह गए, तो हम लोग अपनी दूसरी बुक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री की। इसका फायदा आप लोगों को ये हो जाएगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री के वैसे भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करने थे, तो आप लोग बेटर है कि ये जो मटेरियल मैं आप लोगों को स्लाइड्स में प्रोवाइड करूंगी, आप लोग साथ साथ खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते जाएं, ताकि आप लोगों को बाद में नोट्स कॉपी कराने ना पड़े। अगर फिर भी बाद में किसी को चाहिए हो तो वो मेरे से लेके तो कॉपी करा लेगा। तो हम लोग अपनी सेकेंड बुक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे कोर्स में है अप्लाइड केमिस्ट्री की। जो आप लोगों की पहली थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी, और मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटली हमने रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना था, जबकि जो हमारे पास अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर हमने जितने भी टॉपिक स्टडी करने हैं वो सारे हमारे रिलेटेड होंगे एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड। एक्सपेरिमेंट्स मींस कि जो हम लैब्स के अंदर परफॉर्म करते हैं, उन सारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में हमने जो जो चीजें पढ़नी है, सबसे पहले हम उनकी कंटेंट्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हमने मटेरियल स्टडी करने हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसके कंटेंट्स आते हैं, इसमें हमारे पास जो जो चीजें हमने अप्लाइड में पढ़नी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्रोमेटोग्राफी, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों को स्पेशल नोट्स नहीं लेने पड़ेंगे इसके, आप लोग इसको जो आप लोग बुक स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप लोग उसमें सेकंड चैप्टर जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला है, आप लोग वहीं से इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है थर्ड चैप्टर कोलाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देन डाइस, देन इंडस्ट्रीज, मेटलर्जी एंड मॉडर्न मटेरियल्स। ये सारी हमारे कंटेंट्स आउटलाइन है जो हम लोगों ने स्टडी करने हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर। इसमें हम लोग सबसे पहला जो हमारा है क्रोमेटोग्राफी वाला, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या टर्म है, इस टर्म की डेफिनेशन क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो मीनिंग्स हमें कन्वे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमो मीन्स कलर। आप लोगों को स्लाइड्स का बैकग्राउंड भी शो हो रहा होगा, मैंने कुछ ऐसा ही रखा है कि जिसमें कलर्स नजर आ रहे हैं। तो क्रोमेटोग्राफी जो हमारी टेक्निक है वो बेसिकली कलर से रिलेटेड है। अगर आप लोग क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी कि क्रोमेटोग्राफी है क्या चीज। तो क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना हुआ वर्ड है। फर्स्ट क्रोमो, क्रोमो मीन्स कलर, एंड सेकंड ग्राफी, ग्राफी मीन टू राइट और टू रिप्रेजेंट समथिंग ऑन पेपर। बेसिकली हम इस कंबाइन वर्ड को बोल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी मीन कलर राइटिंग। मीन्स कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम यूजुअली कलर्स के थ्रू किसी भी चीज की रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। वी कैन से इट इज अ टेक्निक which is used to separate different components of a mixture. अब सपोज करें कि आपको प्रोवाइड किया जाता है इंक्स का मिक्सचर। इंक्स का मिक्सचर मींस हमने रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों इंक को एक ही पॉट के अंदर मिक्स कर दिया, और आपको बोला जाता है कि इन तीनों इंक्स को सेपरेट करें। तो आप उसके ऊपर कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे कि वो हमारे पास जो इंक्स है वो सेपरेट हो जाए? आप उसके ऊपर कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे कि वो इंक्स जो है वो सेपरेट हो जाएं? आप उसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक अप्लाई करेंगे ताकि वो जो आपके पास इंक्स का मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाए। लाइक यहाँ पर अगर आप फिगर देखें तो इस फिगर में आपको एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है
इस फिगर के अंदर हमारे पास जो पहली चीज है जहां पर लिखा हुआ है मिक्सचर, इस मिक्सचर के अंदर आपको रेड, ब्लू और येलो कलर में 3 कलर दिखाए गए हैं जो कि मिक्स हुए हुए हैं। मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जो चीजें हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मिक्सचर है, जब हमने इस मिक्सचर के ऊपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक अप्लाई करनी है, तो अब आपको नेक्स्ट जो सेकंड वाली डायग्राम है इसमें नजर आ रहा होगा कि येलो वाले सेपरेट हो गए, ब्लू वाले सेपरेट हो गए, रेड वाले सेपरेट हो गए, और इसमें जो ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स थे वो डॉट्स भी आपको अलग हुए हुए नजर आ रहे हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। वी कैन सिंपली से कि हमारे पास एक मिक्सचर होता है और हमने उस मिक्सचर के अंदर जो 2 या 3 कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है। इसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। लास्ट पे ये थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम उसको एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। ये सारी चीजों की बात की है। तो जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है हम उसके कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सपोज करें हमारे पास 3 इंक है, तीनों मिक्स करके हमने एक मिक्सचर बना दिया है, तो आप क्रोमेटोग्राफी को अप्लाई करते हुए उन तीनों इंक को अलग-अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने एक फिगर लगाई हुई है, बिल्कुल वैसी है जैसी प्रीवियस स्लाइड में थी। इसमें जरा क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पर ये है मिक्सचर। अब मिक्सचर में वही चीज है कि हमारे पास जो 3 कलर्स के यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि येलो में सर्कल है, एक रेड में है और एक ब्लू में बॉक्सेस बने हुए हैं। तो मिक्सचर के अंदर ये तीनों इकट्ठे हैं, सेपरेट सेपरेट नहीं है, तीनों इकट्ठे हैं। तो जब हमने इस पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अप्लाई करनी है, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अप्लाई करने के बाद अब ये सेपरेशन हो रही, ठीक है। इसके बाद जब हम इसमें सेपरेशन कर लेंगे, क्रोमेटोग्राफी करवा लेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है नीचे रेड से कि जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो सारे हो गए हैं सेपरेट। तो इन 2 स्लाइड्स को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्रोमेटोग्राफी का बेसिकली पर्पस क्या होता है, कि ये एक सेपरेशन टेक्निक है। ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिससे हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, जिससे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या कुछ होता है। बेसिकली देयर आर 2 phases in chromatography. फर्स्ट वन इज मोबाइल फेस। अब मोबाइल फेस क्या होती है, ये बेसिक चीजें हैं। आप क्रोमेटोग्राफी की जो भी टाइप स्टडी कर रहे होंगे उसके अंदर आपने ये सारी चीजें स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फेस होती है मूविंग फेस। मूविंग फेस का मतलब है कि ऐसी फेस जो मूव कर सकती है, जो अपनी जगह पे रुकी हुई नहीं रह जाती। इसके बाद दूसरी हमारे पास इसमें दूसरा टर्म आता है स्टेशनरी फेस का। अब स्टेशनरी फेस हमारे पास एक ऐसी फेस होती है जो मूव नहीं कर सकती। मूव नहीं कर सकती का मतलब क्या है कि अपनी जगह पे फिक्स रहती है। अब ये दो वो चीजें हैं जो हम क्रोमेटोग्राफी की कोई भी टाइप स्टडी कर रहे होंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, मस्ट प्रेजेंट होती हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि मोबाइल फेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हम जो भी क्रोमेटोग्राफी स्टडी कर रहे होते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करते हैं मोबाइल फेस की भी, और उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करते हैं स्टेशनरी फेस की भी। यू कैन सिंपली से कि हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनमें डिफरेंस ही इस चीज की बेस पे आ रहा होता है कि उनमें जो मोबाइल फेस होती है और उनमें जो स्टेशनरी फेस होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मोबाइल फेस के नाम से पता चल रहा है मोबाइल, इसका मतलब है मूविंग फेस, अ फेस दैट कैन मूव अलोंग द कॉलम। और स्टेशनरी फेस का मतलब होता है फिक्स्ड, कि वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहती है, वो मूव नहीं कर सकती बल्कि
मोबाइल फेस उसके ऊपर मूव करती जाती है और स्टेशनरी फेस के ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं वो उनके अपने साथ साथ लेके सेपरेट करती जाती है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन की हैं। ग्लास, ग्लास भी हमारे पास स्टेशनरी फेस के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब ग्लास का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे का पूरा ग्लास उठा रहे हैं और बोलेंगे ये स्टेशनरी फेस है। आपके पास कोई ऐसी शीट है, कोई ऐसा एक पीस है जो ग्लास का बना हुआ है, तो आप उसके ऊपर भी क्रोमेटोग्राफी को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा मेटल की सरफेस जो है वो भी स्टेशनरी फेस के तौर पे एक्ट कर सकती है, और जो प्लास्टिक की शीट है वो भी स्टेशनरी फेस के तौर पे एक्ट कर सकती है। तो अभी तक जहां जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, 2-3 स्लाइड्स, मैं इनको दोबारा एक दफा रिव्यू कर देती हूँ, एक दफा दोबारा थोड़ा सा बताती हूँ ताकि फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी इज बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक, a technique which is used to separate different component of a mixture। कि आपको एक मिक्सचर प्रोवाइड कर दिया जाता है, मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें सारी चीजें मिक्स हुई हुई होती हैं, तो आप ये वाली टेक्निक अप्लाई करके उसमें जितनी चीजें मिक्स की हुई हैं उनको अलग-अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में 2 फेसेस होती हैं, एक मोबाइल फेस और दूसरी स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस मूविंग फेस, जबकि स्टेशनरी फेस जो है वो मूव नहीं कर सकती। इसके बाद नेक्स्ट हम इसी की एक फिगर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो फिगर है इसमें आपको एक सबसे पहले शीशे का जार सा नजर आ रहा होगा। ये जो होता है ये हमारे पास होता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक। टैंक का मतलब है जिसके अंदर हमने पेपर रख के, जिसके अंदर हमने ये सारा प्रोसेस कराना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट आपको नजर आ रहा है ना, ये जो पर्पल से आपको जार के अंदर सॉल्वेंट ऐड किया हुआ नजर आ रहा है, ये सॉल्वेंट एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेस। अभी मैंने आपको बताया कि मोबाइल फेस होती है मूविंग फेस, इसका मतलब है मोबाइल फेस मूव कर सकती है जबकि स्टेशनरी फेस मूव नहीं कर सकती। तो अपने माइंड में रखिएगा कि ज्यादातर क्रोमेटोग्राफी में हम जो भी सॉल्वेंट यूज करते हैं वो सॉल्वेंट हम कह रहे होते हैं कि ये सॉल्वेंट हमारे पास है मोबाइल फेस। तो यहाँ पर जो आपको पर्पल कलर का ये सॉल्वेंट नजर आ रहा है, ये किसके तौर पे यहाँ पर अपना फंक्शन प्ले कर रहा है? एज अ मोबाइल फेस, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो पेपर की शीट नजर आ रही है जिसको क्लिप के थ्रू इसमें हैंग कराया गया है, ये जो पेपर की हमारे पास यहाँ पर शीट है, दिस शीट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस। इस फिगर से आपको 2 बातें समझाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट वन इज मोबाइल फेस एंड सेकेंड वन इज स्टेशनरी फेस। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इसमें जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट मूव कर सकता है और वो हमारे पास है मोबाइल फेस, जबकि जो पेपर है जिसके ऊपर हम सारा काम करवा रहे थे, पेपर तो मूव नहीं कर रहा। आपको इसमें पता चल रहा होगा कि पेपर तो मूव नहीं कर रहा लेकिन सॉल्वेंट पेपर के ऊपर जरूर मूव कर रहा है। ऊपर तक आपको पर्पल होता हुआ पेपर नजर आया है फिगर में, तो इसका मतलब है कि मोबाइल फेस या सॉल्वेंट पेपर की सरफेस के ऊपर मूव करता जा रहा है जबकि पेपर की जो शीट है वो तो मूव नहीं कर रही। तो इससे आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मोबाइल फेस मूव कर सकती है जबकि स्टेशनरी फेस अपनी जगह पे ही फिक्स रहती है। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन दैट डिस्ट्रीब्यूट्स कंपोनेंट बिटवीन 2 फेसेस। अभी आपने वो दोनों फेसेस पढ़ लिए हैं कि इसमें हमारे पास एक फेस जो है वो मोबाइल फेस और दूसरी एक जो हमारे पास इसमें फेस है वो मोबाइल फेस है और जो दूसरी हमारे पास फेस है वो स्टेशनरी फेस है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है उसमें हम कहते हैं कि 2 फेसेस में कंपोनेंट्स खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि वो खुद को उन दोनों फेसेस में बांट देते हैं जिसकी बेस पे उनकी सेपरेशन हो रही होती है। जैसे हम कहते हैं कि कंपोनेंट्स डिफरेंट अफिनिटीज के साथ मूव करेंगे
लाइक डिफरेंट रेट के ऊपर मूव करेंगे। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो स्लो रेट के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट रेट के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, और यही बेसिक उनका प्रिंसिपल होता है जिसकी बेस पे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। लाइक अभी आपको मैंने कहा कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास एक मिक्सचर होता है जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है। वो कंपोनेंट्स कैसे सेपरेट होते हैं? वो इसी बेस पे सेपरेट होते हैं कि उनके मूव करने का रेट डिफरेंट होता है। इसके बाद हम कहते हैं वो कंपोनेंट जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ लेस अफिनिटी होती है। लेस अफिनिटी का मतलब है जो इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। वो कंपोनेंट जो स्टेशनरी फेज के साथ इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, वो फास्ट फास्ट मूव करते हैं। ये अभी आपको मैं एक्सपेरिमेंटल सारा इसका समझाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूव करना क्या है और ये इनकी अफिनिटी क्या है। तो अपने माइंड में बस इतना रखें कि वो कंपोनेंट्स जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं होती, इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती, वो फास्ट रेट के साथ मूव करेंगे। जबकि वो कंपोनेंट्स जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है, वो स्लो रेट के ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि फिर वो तो उसके साथ इंटरेक्शन में ही लगे रहेंगे, मूवमेंट उनकी स्लो हो जाएगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का, जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन। अगर हम क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन को स्टडी करने पे आ जाएं, तो इसकी बहुत सारी आगे से टाइप्स हैं। बहुत सारी टाइप्स का मतलब है कि जो हमारे पास इसकी फर्दर क्लासेस हैं, आगे से उनको भी सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। फिर जो आगे से वो सब क्लासेस हैं, आगे से उनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है। तो अगर तो हम क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई करने लग जाएं और इसकी एक एक क्लास को हम सेपरेट सेपरेट पढ़ने बैठ जाएं, तो फिर तो हम सारा इसी का कोर्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि इसकी मेन मेन टाइप्स कौन सी हैं और आप लोगों के सिलेबस में कौन कौन सी हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है, उसकी 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे की जाती है? ऑन बेसिस ऑफ सल्यूट इंटरेक्शन टू द स्टेशनरी फेस। अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हर कंपोनेंट स्टेशनरी फेस के साथ डिफरेंट वे से इंटरेक्ट करता है। किसी की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है और किसी की इंटरेक्शन बहुत कम होती है। तो पहली हमारी क्लासिफिकेशन इसी बेस पे है, ऑन बेसिस ऑफ सल्यूट इंटरेक्शन टू द स्टेशनरी फेस। तो अगर हम इस बेस पे क्लासिफाई करें डिफरेंट टाइप्स को, तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी 4 टाइप्स में क्लासिफाई की जाती है। फर्स्ट टाइप इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड टाइप इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ वन इज साइज एक्सक्लूजन। अब ये जो मैंने चारों टाइप्स यहाँ पर आपको बताई हैं, ये चारों की चारों हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं, जो कि हमारे पास है ऑन बेसिस ऑफ सल्यूट इंटरेक्शन टू द स्टेशनरी फेस। कि एक सल्यूट स्टेशनरी फेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, क्या उसकी इंटरेक्शन कम है या उसकी इंटरेक्शन ज्यादा है। तो इस बेस पे हम क्रोमेटोग्राफी को 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट एड्सॉर्प्शन, देन पार्टीशन, देन साइज एक्सक्लूजन, देन आयन एक्सचेंज। तो ये सारी 4 टाइप्स हमारे पास फर्स्ट टाइप की बेस पे आती हैं। इसके बाद जो सेकेंड इसकी क्लासिफिकेशन है, वो हमारे पास आती है ऑन बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप। अब यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप का मतलब क्या है? कि हमारे पास जो टैंक है, जैसे अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि हम एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक यूज करते हैं, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम अपना सारा क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राफिक बेड या फिर क्रोमेटोग्राफिक टैंक। तो उसकी बेस पे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन की जाती है, वो भी 2 टाइप्स में की जाती है।
जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। अब 2 डायमेंशनल को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स के अंदर। एक टाइप हमारे पास आती है पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरी टाइप हमारे पास आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पर आप इन दोनों चीजों को मार्क कर लीजिएगा कि इसमें जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है और जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, these two chromatographies are included in your syllabus. These are only part of your syllabus. बाकी सारी जो भी टाइप्स मैंने यहाँ पर अभी तक बताई हैं वो सारी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी को किन किन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो मेन इसकी क्लासिफिकेशन 2 में थी, एक सल्यूट की जो इंटरेक्शन है स्टेशनरी फेस के साथ उसकी बेस पे 4, और दूसरी इसकी क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप की टाइप्स जो थी उसकी बेस पे 2 में की जाती है। एक 2 डायमेंशनल है, दूसरी भी अभी बताती हूँ कौन सी है। तो 2 डायमेंशनल में 2 आती है हमारे पास, वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड वन इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है और जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है आप लोगों के सिलेबस में जस्ट ये 2 इंक्लूड है। हम लोग इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। इसके बाद जो हमारे पास इसी की दूसरी टाइप है वो हमारे पास है 3 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। 3 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास सबसे पहले इसकी फर्दर जो सब क्लास आती है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। वो हमारे पास आती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मेन टाइप्स थी। हम लोगों ने इसकी टाइप्स देख ली सारी, लेकिन हम लोगों ने सिलेबस में सिर्फ 2 पढ़नी है। एक हमारे पास इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होगी और दूसरी पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी को। यहाँ तक मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया है वो सारा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के बारे में जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही आ जाता था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसको क्लासिफाई किन किन टर्म्स में किया जाता है। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो अब से स्टार्ट हो रहा है, जो कि है पीसी क्रोमेटोग्राफी। पीसी का मतलब है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हमने इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, हम कौन सी मेथडोलॉजी यूज करेंगे, और एट द एंड हम देखेंगे कि हम कैसे इसके थ्रू क्रोमेटोग्राम को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस बंदे ने ये क्रोमेटोग्राफी जो है वो एस्टेब्लिश कराई थी। तो क्रिस्टियन फ्रेडरिक था एक पर्सन जिसने 1865 में पेपर क्रोमेटोग्राफी को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद हम कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की फर्दर 2 टाइप्स हैं। ये 2 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी वो 2 टाइप्स हैं? सबसे पहली इसमें आती है पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आई होप सो कि बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा कि एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग। एड्सॉर्ब का मतलब होता है किसी की सरफेस के ऊपर चिपक जाना। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है किसी की सरफेस के ऊपर चिपक जाना, साथ बिल्कुल अटैच हो जाना, ठीक है। और एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि किसी दूसरी सरफेस में मुकम्मल तौर पे एब्सॉर्ब हो जाना, मिक्स हो जाना। तो ये दोनों एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन, दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स। तो बेसिकली जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है ना उसमें एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस ही फॉलो हो रहा होता है। आप लोग जब इसका मेथड देखेंगे, इसकी मेथडोलॉजी देखेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसमें एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर रहा होता है। तो जो पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसमें डिफरेंस कहाँ पर आता है? इसमें मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस का ही डिफरेंस आ रहा होता है। इसमें हम जो स्टेशनरी फेस यूज करते हैं वो हमारे पास पेपर होता है,
जिसको हमने फिल किया होता है सिलिका से। पेपर की शीट ही होती है, लेकिन उस पेपर के ऊपर हमने कोटिंग की भी होती है सिलिका की। फिर वो जो सिलिका की सरफेस है वो एक्ट करती है एज अ स्टेशनरी फेस, और जो सॉल्वेंट इसमें होता है, सॉल्वेंट देख लें, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी आपको मैंने बताया था कि जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने पेपर डिप करके रखा हुआ होता है, उस पेपर को हम बोलेंगे स्टेशनरी फेस, और जिस पेपर को हमने जिस सॉल्वेंट में डिप करके रखा हुआ है उस सॉल्वेंट को बोलेंगे मोबाइल फेस। तो हमारे पास जो पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें पेपर ही होता है जिसके ऊपर फिलिंग की हुई होती है सिलिका की, और उस सिलिका के अलावा हम जो उसमें सॉल्वेंट यूज करेंगे वो होगा हमारे पास मोबाइल फेस। इसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास आती है क्रोमेटोग्राफी की, दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास स्टेशनरी फेस है वो डिफरेंट होगी। ये फर्क आएगा इनमें कि जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन है उसमें हम सिलिका को ले रहे थे एज अ स्टेशनरी फेस, जबकि जो हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो हमारे पास फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं, उसमें हमारे पास जो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं, हम कहते हैं कि वो सेलुलोज फाइबर्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, उस वाटर को हम कहते हैं कि हमारे पास ये है स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। प्रिंसिपल एक दफा दोबारा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ईशा कह रही है कि एक दफा दोबारा इसकी स्लाइड शो कर दें, तो एंड करने से पहले एक दफा प्रिंसिपल को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको यही बताया कि हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स की सेपरेशन होगी। तो जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप को दोनों फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक मोबाइल फेस और दूसरी स्टेशनरी फेस। और फिर उनका जो इंटरेक्शन होता है, लाइक स्टेशनरी फेस के साथ किसी कंपोनेंट की इंटरेक्शन ज्यादा है, जिसकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी वो स्लो स्लो मूव करेगा, और जिसकी इंटरेक्शन कम है वो इतना ज्यादा फास्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।